नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू ज्ञान कैफे। और यहाँ पर तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ आप सीखते हैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर। अब वक्त हो चला है कि कल की पोएम को कंटिन्यू किया जाए और आज बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। तो सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं जानते हैं। He should be lurking in a shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass। तो हम बात कर रहे थे एक टाइगर की जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल से निकालकर एक केज में डाल दिया गया है, क्योंकि वो टाइगर अब एक जू का हिस्सा है और इसी वजह से वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में नहीं रह पा रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि कैसे वो जंगल में ना होते हुए जंगल को मिस कर रहा है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस फीलिंग को बताती है, क्योंकि वो थोड़े स्टेप्स ले पा रहा है, केज में थोड़ी जगह है और लोग उसे देख रहे हैं और वो मौका ढूंढ रहा है कि कैसे वो यहाँ से एस्केप कर जाए। और अंदर उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है बिकॉज ही इज़ tied at one spot and he is inside this big cage। The problem is कि केज चाहे जितना भी बड़ा हो, टाइगर को वो हमेशा छोटा ही लगेगा। जंगल के आगे एक पिंजरा क्या चीज़ है, राइट। सो सेकेंड पैराग्राफ में बात हो रही है कि क्या उसके साथ होना चाहिए था। अभी फिलहाल वो पिंजरे में है, लेकिन होना उसके साथ क्या चाहिए था। पहली बात, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग इन शैडो मतलब शैडो में जब कोई घूमता है उसे कहते हैं लर्किंग इन शैडो। शैडो मतलब अंधेरी वाली जगहों पर, या फिर कहा जाए तो बहुत सारे ट्रीज हों और पूरा शेड पड़ा हो और अंधेरे में उस शेड में कौन है ये जान ना पाए, तो ऐसी शैडो भरी जगह, शेड भरी जगह। तो टाइगर को ऐसी जगहों पर घूमना चाहिए था। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जंगल में हमेशा टाइगर खुले में नहीं घूमता है, राइट। कभी कभी वो दिखता है। इनफैक्ट जब हम जाते भी हैं किसी जंगल में टाइगर साइटिंग के लिए, लायन साइटिंग के लिए, तो हमें बहुत इंटीरियर्स में, कोर में लेके जाया जाता है ताकि पॉसिबिलिटी हो कि टाइगर दिख पाए। क्योंकि टाइगर जो है आम खुले में नहीं घूमता है, उसका एक कोर एरिया होता है, कोर जोन होता है जहाँ पर टाइगर रहता है। मैं भी जब उत्तराखंड गई थी, वी ऑल्सो वेंट क्वाइट क्लोज टू द कोर जोन बट वी कुडंट साइट अ टाइगर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि टाइगर को एक्चुअली शैडोज में लर्क करना चाहिए, वहां पर घूमना चाहिए। दूसरी लाइन, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब टाइगर की हंटिंग की एक टेक्निक होती है, जो लंबी ग्रास होती है जिसको हम एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, उस ग्रास में टाइगर जो है हमेशा रहता है, लर्क करते हुए चलता है ताकि कोई भी और जानवर उसे स्पॉट ना कर ले और वो आसानी से चुपचाप दबे पहुंच जाए और हंट कर ले। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि स्लाइड करते हुए, लर्क करते हुए उसे रहना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वाटर होल यानी कि जो छोटे से तालाब होते हैं जंगलों में, या ऐसा होल होता है जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पे सब पानी पीने आते हैं, तो उस पानी पीने की जगह के पास उसे होना चाहिए जहाँ से प्लम्प डियर जो है पास करते हैं। अब प्लम्प डियर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डियर जो है टाइगर का खाना है और खाना हमेशा ही सुंदर, स्वादिष्ट या फिर अच्छा दिखने में होना चाहिए सबसे पहले। सिमिलरली टाइगर के लिए भी, क्योंकि ये पर्सोनिफिकेशन जो पोएट यूज कर रहा है, तो डियर जो उसका खाना है, प्लम्प मतलब कि अच्छा खासा मांस वाला डियर जो है इमेजिन करवा रहे हैं, इस वर्ड से इमेजरी यूज कर रहे हैं यहाँ पर। प्लम्प डियर पास, जहाँ पर अच्छे खासे मोटे ताजे डियर्स हों, जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर लंबी लंबी घास हो, जहाँ पे शेड हो, वहाँ टाइगर को रहना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में अगर कंपैरिजन करें तो फर्स्ट स्टैंजा में उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है, कैसे वो रिस्ट्रिक्शंस में है, कैसे वो लोहे के एक केज में बंधा हुआ है, कंपेयर टू कहाँ उसे होना चाहिए था, खुले मैदान में, फिर भी छुप छुपाते हुए ताकि वो हंट कर पाए। सो ये टाइगर की दो सिचुएशंस हैं जिनको कंपेयर किया है पोएट ने। अब जान लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले ही की अगर बात करें, क्योंकि टाइगर है उसको एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से पर्सोनिफिकेशन। तो ही से हमें पता चलता है कि पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज की गई है। अच्छा, इसकी राइम स्कीम की अगर बात करें तो A B C B, क्योंकि शैडो ग्रास मैच नहीं करता,
शैडो होल मैच नहीं करता, लेकिन ग्रास और पास मैच करता है। इसीलिए ग्रास और पास में बी लिखा है और शैडो और होल में ए और सी लिखा है कि बिल्कुल डिफरेंट साउंड्स हैं, कोई राइमिंग नहीं है, इसीलिए ए बी सी बी। ठीक है। एक और लिटरेरी डिवाइस जो है, पोएटिक डिवाइस जो है यहाँ यूज हुई है, वो है एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट क्या होता है? जब कोई सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एक जगह में खत्म हो जाता है और एंटर करके आप दूसरा सेंटेंस बना के लिखते हैं, हालांकि वो एक ही सेंटेंस है, लेकिन पोएम्स में अक्सर ये किया जाता है। सो द थॉट इज रनिंग, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. This is one whole sentence. लेकिन पोइट ने इसे एंटर करके अगला सेंटेंस बनाया है विदाउट एनी पंक्चुएशन। तो इस केस में ये जो है एनजैम्पमेंट कहलाता है। और कौन सी है हमारी पोएटिक डिवाइस? लर्किंग इन शैडो। ये हुआ इमेजरी, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है इसे पढ़ते हुए कि कैसे वो लर्क कर रहा होगा शैडो में या शेड्स में। दूसरा, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब लॉन्ग से आप इमेजिन कर लेते हो कि लंबी घास होगी और उसके थ्रू वो स्लाइड करते हुए जा रहा है, तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, अगेन इमेजरी। तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, इमेजरी हो गया, एनचैंटमेंट हो गया। देयर इज वन मोर पोएटिक डिवाइस एंड दैट्स एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है जब हम सिमिलर अल्फाबेट से किन्हीं दो वर्ड्स को शुरू करें एक ही सेंटेंस में। अब जैसे ये है, he should be lurking in shadow, तो should का श और shadow का श सेम है एंड वाउल्स नहीं है, they're just alphabets। तो इसीलिए यहाँ पर जो है alliteration का इस्तेमाल किया गया है। एक और alliteration है ये, where plump deer pass, तो plump का प और pass का प, again alliteration। So these were the poetic devices। I hope आपको second stanza भी समझ आया होगा। So आई एम गोइंग स्टैंजा बाय स्टैंजा, क्योंकि अच्छे से पोएम को समझ लो ना तो कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आती। किसी भी तरह का सवाल आ जाए आप जवाब दे सकते हैं। तो मैं एक बार में भी पोएम समझा सकती थी, बट आई प्रेफर टू गो स्टैंजा बाय स्टैंजा। ऐसी मेरी एक टीचर मुझे समझाया करती थी और उन्हीं से मैंने ये सीखा है, बिकॉज बहुत अच्छे से समझ आता है एंड आपको प्रॉपरली रट जाती है पोएम। So I hope all the doubts are clear. If you're facing few doubts, still you can ask me. Also, poem के end में I tell you that how should you attempt a question related to a poem, जो मेरी टीचर ने बहुत पहले बताया था and it was a brilliant technique. So वो क्लास आप ज़रूर अटेंड करिएगा। पोएम ख़त्म होने के बाद एक और छोटी सी क्लास होगी जिसमें how to attempt a question related to poem के बारे में बात करूँगी। फिलहाल, thank you for joining in and please like, share and subscribe to the channel.